मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2153 में पृथ्वी पर इंसानों की संख्या 2400 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे इंसानों को परेशानी और जरूरत संसाधनों की कमी होने लगी, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे प्लेनेट की खोज करनी चालू करी, जहां उन्हें पृथ्वी जैसे एनवायरनमेंट वाले टेनिस नामक प्लेनेट के बारे में पता चला। लेकिन 2174 आते आते पृथ्वी पर इंसानों के बीच लड़ाई होने लगी। जरूरत चीजों के लिए बड़े बड़े युद्ध होने लगे, जिसमें पृथ्वी तबाह होने लगी थी। इस हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने एक विशाल एलिसियम नामक स्पेस शिप लॉन्च किया। इस शिप में कुल 60,000 इंसान थे। वैज्ञानिक इस शिप को लेकर टेनिस प्लेनेट पर जा रहे थे ताकि वहां पर मानव जाति की नई शुरुआत कर सके। इस शिप को धरती से टेनिस तक जाने में 133 साल लगने वाले थे, इसलिए सारे अंतरिक्ष यात्रियों को स्लीपिंग चैम्बर से लेकर ले जा रहा था ताकि इतने सालों में उनकी उम्र ना बढ़े। वहीं पर स्पेसशिप को चलाने के लिए 50 से ज्यादा फ्लाइंग टीम थी और हर एक टीम में 3 लोग थे, जिसमें से हर एक टीम 2 साल तक उस शिप को संभालेगी और 2 साल के बाद दूसरी टीम को स्लीपिंग चैम्बर से जगाया जाएगा और पहली टीम स्लीपिंग चैम्बर में सो जाएगी। मतलब हर 2 साल के बाद एक नई टीम शिप को संभालेगी। अब कहानी कुछ आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप को पृथ्वी से निकलकर 7 साल बीत गए थे और अब उस शिप को संभालने की चौथी टीम की बारी थी। अब एक दिन उस टीम के पास पृथ्वी से एक मैसेज आया और उस मैसेज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर वो तीनों शॉक में चले गए। अब कहानी फिर से कुछ वक्त आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा आदमी अचानक उठ जाता है। खुद को उस स्लीपिंग चैम्बर में बंद पाकर उसे घुटन होने लगी, लेकिन वो किसी तरह उस स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आता है। वो बाहर तो निकल गया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे यह याद था कि वो एक फ्लाइंग टीम का मेंबर है, पर उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह स्लीपिंग चैम्बर से बाहर ही आया था और तभी वहां की लाइट चली जाती है, लेकिन उसे वहां एक ग्लो स्टिक मिलती है जिसके सहारे वह आगे बढ़ने लगता है। फिर वो अपनी स्लीपिंग चैम्बर को देखने लगता है, जहां उसे स्लीपिंग चैम्बर पर अपना नाम कॉर्पोरल बावर लिखा हुआ दिखता है, जिससे उसे अपना नाम पता चलता है। फिर उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है, जहां उसके हाथ पर कुछ सीरियल नंबर लिखे थे, जिससे वह समझ जाता है कि वह 5वें फ्लाइंग टीम का मेंबर है। फिर बावर देखता है कि वहां पर दूसरे और स्लीपिंग चैम्बर भी मौजूद है, जहां वो एक स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है जिस पर कूपर लिखा था, लेकिन कूपर उस स्लीपिंग चैम्बर में नहीं था। पर बावर को वहीं दूसरी स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी दिखता है, जहां पर उसका नाम लेफ्टिनेंट पेटन लिखा था। फिर बावर वहां से आगे बढ़ने लगता है, जहां उसे एक जगह उस शीप का नाम दिखता है। फिर कुछ आगे जाने पर उसे अपने नाम का एक लॉकर दिखता है। बावर जब उस लॉकर को चेक करता है तो उसे वहां अपने कपड़े और एक लड़की की फोटो मिलती है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि वो लड़की कौन है। इसके बाद बावर अपने कपड़े पहन लेता है और उस कमरे से निकलने के लिए वहां का डोर खोलने लगता है, लेकिन बिजली ना होने के कारण वह दरवाजा नहीं खुलता, जिससे अब बावर को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो उस स्लीपिंग चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है जिसमें पेटन सोया हुआ था, पर बिजली न होने के कारण वो स्लीपिंग चैम्बर भी खुल नहीं पाता। खुद को वहां बंद पाकर बावर परेशान हो गया था, पर कुछ देर बाद स्पेसशिप की बिजली अपने आप आ गई और उस दौरान वो स्पेसशिप जोरों जोरों से हिलने लगा। अब बिजली आने से वो पेटन का चैम्बर अपने आप खुल जाता है और उसी वक्त फिर से बिजली चली जाती है, लेकिन तब तक पेटन अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गया था। अब बावर की तरह उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी, इसलिए बावर उसे बताता है कि हम एलिसियम स्पेसशिप में हैं और हम 5वीं फ्लाइंग टीम के मेंबर्स हैं। बावर कहता है कि शायद स्पेसशिप को लॉन्च हुए 8 साल हो गए होंगे और अब हमारी बारी है और इसलिए सिस्टम ने अपने आप हमें जगा दिया है। बावर कहता है कि हमें तो चौथी फ्लाइंग टीम ने उठाना चाहिए था, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद पेटन भी अपने कपड़े पहन लेता है। अब बिजली ना होने के कारण कोई भी डोर नहीं खुल रहा था, इसलिए पेटन और बावर कंप्यूटर के पास आते हैं और सिस्टम में इमरजेंसी पावर जनरेटर को चालू कर देते हैं, जिससे वहां बिजली वापस आ जाती है। अब ये दोनों कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां की टीम को इनके बारे में पता चले, लेकिन इनका कांटेक्ट किसी से भी नहीं होता। ये लोग कुछ समझ नहीं पाते कि बाकी टीम कहां पर है और उसी वक्त फिर से बिजली चली जाती है। बावर कहता है कि रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार बिजली जा रही है।
वो कहता है कि रिएक्टर को रीसेट करना पड़ेगा। दरअसल बावर मैकेनिकल इंजीनियर था और वही रिएक्टर ठीक कर सकता था, इसलिए बावर वेंटिलेशन के रास्ते से रिएक्टर की तरफ जाने लगता है। अब वहां वेंटिलेशन में इतनी ट्यूब्स थी कि उससे बावर का दम घुटने लगा, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। पर तभी वो एक जगह आकर मुंह के बल जाली पर गिर गया। अब वहां अंधेरा था, इसलिए बावर अपनी पास रखी ग्लो स्टिक जलाता है और तभी उसे अपने आगे एक लाश दिखती है। दरअसल ये लाश उसी कूपर की थी जो स्लीपिंग चैम्बर से गायब था। कूपर भी स्लीपिंग चैम्बर से निकलकर यहां आया होगा और वो भी बावर की तरह यहां पर गिर गया होगा, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब बावर उसकी लाश को देखकर घबरा गया, क्योंकि वो भी यहां मरते मरते बचा था। जिसके बाद बावर वहां की जाली खोल देता है, जिससे वो सीधा स्टोर रूम में आकर गिर जाता है। अब ऊपर से गिरने के कारण उसका ट्रांसमीटर बंद हो गया, जिससे उसका पैटर्न से कांटेक्ट टूट गया। जिसके बाद वो स्टोर से निकलकर आगे बढ़ने लगा। बावर देखता है कि वहां पूरा सन्नाटा फैला हुआ था, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ आगे जाते ही उसे वहां एक लड़की दिखती है जो रॉड से किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर वो लड़की बावर को देखते ही वहां से भागने लगती है। उसको भागते देख बावर भी तेजी से उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाते ही बावर को वो लड़की खड़ी हुई दिखती है। बावर डरते हुए धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और अपनी टॉर्च ऑन कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहां लड़की नहीं, बल्कि वहां एक बुरी हालत में लटकी हुई लाश थी। उस लाश को देखकर बावर कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी अचानक वो लड़की बावर पर हमला कर देती है। वो लड़की बावर के गर्दन पर चाकू रखती है, लेकिन तभी वहां पीछे से कोई नीली रोशनी आने लगती है। उस रोशनी को देखते ही वो लड़की तुरंत वहां से भाग जाती है। बावर को कुछ समझ नहीं आता कि यह चीज क्या है। इसी दौरान वो लटकती हुई लाश कोई ऊपर खींच लेता है और उस लाश को फाड़ के जानवरों की तरह खाने लगता है। यह देखते ही बावर तेजी से वहां से भागने लगता है। वो भागते हुए उसी स्टोर रूम के अंदर आकर छुपता है। तभी उसी वक्त स्टोर रूम के बाहर से वो नीली रोशनी तेजी से गुजरती है, जो थोड़ी देर पहले बावर को आते हुए दिख रही थी। अब बावर अपनी हिम्मत जुटाकर स्टोर रूम से झांक कर देखने लगता है, तो उसे वहां एक अजीब जीव दिखता है, जो दिखने में बहुत खतरनाक और भयानक था। उस जीव को देखकर बावर की सांसें रुक सी गई थी। उस जीव के पास एक भाले जैसा दिखने वाला हथियार भी था और वह नीली रोशनी उसी हथियार से आ रही थी। अब बावर देखता है कि वो जीव स्टोर रूम की ओर ही आ रहा है, इसीलिए बावर तुरंत उसी वेंटिलेशन में छुप जाता है जहां से वो बाहर आया था। पर उसी दौरान वो ट्रांसमीटर चालू होकर बजने लगता है, जो थोड़ी देर पहले बंद हुआ था। बावर तुरंत उस ट्रांसमीटर को बंद करता है, लेकिन तब तक उस जीव को वहां किसी की होने की भनक लग गई थी। वो जीव अपने हथियार से वेंटिलेशन पर हमला करने लगता है, लेकिन सौभाग्य से उस जीव को बावर की जगह कूपर की लाश मिलती है, जिसे लेकर वो निकल जाता है। जिसके बाद बावर पैटर्न को भी उस जीव के बारे में बताता है। ये सुनकर पैटर्न भी डर जाता है। तभी पैटर्न को कुछ बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि ये पृथ्वी पर बढ़ते आबादी के कारण ये 60,000 लोगों को लेकर टेनिस ग्रह की ओर निकले थे। अब पैटर्न की बात सुनकर बावर को भी कुछ चीजें याद आने लगती है। बावर को वो लड़की भी याद आती है जिसकी फोटो उसे लॉकर में मिली थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। बावर पैटर्न से कहता है कि हम अपने फैमिली के साथ इस शिप में आए थे, हमें जाकर अपने फैमिली को इन जीवों से बचाना होगा। जिस पर पैटर्न कहता है कि यह शिप बहुत बड़ा है, हमें यह भी याद नहीं है कि हमारी फैमिली कहाँ पे है, इसलिए पहले हमें शिप को ठीक करना पड़ेगा, जिसके बाद हम कंट्रोल रूम से अपनी फैमिली का पता लगा सकते हैं। इसलिए तुम पहले रिएक्टर को ठीक करने का सोचो। अब बावर भी इस बात से राजी होता है, जिसके बाद वो हिम्मत करके वेंटिलेशन से बाहर निकलता है। अब जब उसे वहां वो क्रिएचर्स नहीं दिखते, तो वो धीरे धीरे होकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ आगे जाकर उसे एक लॉकर में एक पावरफुल गन मिलती है, जिसे वो अपने हाथ में पहनकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब एक जगह जाकर उसे शिप के रिएक्टर तक पहुंचने का रास्ता पता चलता है, जिसके बाद बावर तुरंत उस तरफ निकल जाता है। उसी दौरान उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देखकर बावर के मुंह से अपने आप पैंडोरम शब्द निकलता है, पर उसे पैंडोरम शब्द का अर्थ ही याद नहीं आ रहा था। इसलिए वो पैटर्न से पैंडोरम का मतलब पूछता है। पैंडोरम शब्द सुनकर पैटर्न घबरा सा गया, जिसके बाद पैटर्न बावर को एक सच्ची कहानी सुनाता है। पैटर्न बताता है कि एक बार 5,000 लोगों को ईडन नामक अंतरिक्ष मिशन पर भेजा था, लेकिन वहां के एक मेंबर ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उस मेंबर को लगने लगा था कि यह शिप श्रापित है
और इसी पागलपन में आकर उस मेंबर ने सारे स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे 5000 लोगों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया, जिससे सारे लोग मारे गए। और तब से वैज्ञानिकों ने इस पागलपन को पेंडोरम नाम दिया। पैटर्न बताता है कि यह बीमारी अंतरिक्ष में सफर करने वाले इंसानों को होती है। अचानक हाथ पैर कांपने लगना, नाक से खून आना या अजीब चीजें दिखना, ये सब पेंडोरम होने के लक्षण हैं। ये सुनकर बाबर पूरी तरह से हिल जाता है, लेकिन बाबर अपने हाथ कांपने वाली बात पैटर्न से छुपाता है। अब बाबर इस बात भूलकर फिर से आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद बाबर रास्ता ढूंढते हुए ऊपरी हिस्से पर पहुंचता है। वहां जाते ही उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम शेफर्ड था और वो टीम नंबर 6 का मेंबर होता है, लेकिन उसे किसी ने वहां बांधा हुआ था। बाबर तुरंत उसे आजाद करता है और उससे उन अजीब जीवों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी बाबर से कुछ कह पाता तब तक वहां वो क्रिएचर्स आकर उसे ले जाते हैं। यह देखकर बाबर अपनी गन से उन पर फायर करता है, लेकिन उन क्रिएचर्स पर इसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वो क्रिएचर्स अब बाबर पर हमला कर देते हैं। लेकिन बाबर उनसे बचकर वहां से भागने लगता है, पर भागते हुए उसका पैर अचानक एक रस्सी में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर उस रस्सी से लटक जाता है। लेकिन वो क्रिएचर्स उस रस्सी को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, जहां अब बाबर के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। पर जब तक बाबर उन क्रिएचर्स के हाथ लगता, तभी एक आदमी आकर वो रस्सी काट देता है और बाबर को बचाकर सुरक्षित जगह ले आता है। उस आदमी का नाम मैन था। वो आदमी बाबर से वियतनामी भाषा में कुछ कहता है, लेकिन बाबर को वियतनामी भाषा नहीं आती थी। फिर वो आदमी बाबर को अपने हाथ पर का कोड दिखाता है, जिससे बाबर को समझ आता है कि ये आदमी एग्री टीम का मेंबर है। बाबर उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है और उसे बताता है कि शीप के रिएक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसे मुझे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। और यह कहकर बाबर रिएक्टर को ढूंढते हुए निकल पड़ता है। बाबर चलते चलते एक कंटेनर से भरे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक उस पर वो लड़की हमला कर देती है, जिसने पहले भी बाबर को मारने की कोशिश करी थी। पर इस बार वो लड़की बाबर को मारती, तब तक मैन वहां आकर बाबर को बचा लेता है, जिसके बाद उस लड़की की और मैन की फाइट होने लगती है। लेकिन बाबर हवा में फायर करके उन दोनों को शांत करता है। बाबर उन्हें समझाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलजुल कर काम करना होगा। हमें पहले रिएक्टर को चालू करके शिप को ठीक करना है। इसके बाद वो लड़की इनके साथ आने को राजी होती है। ये तीनों रिएक्टर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर बाबर को रिएक्टर की तरफ जाने का रास्ता ठीक से नहीं पता था। वो लड़की कहती है कि तुम गलत साइड में जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये दोनों उस लड़की के साथ जाने लगते हैं, लेकिन कुछ आगे जाते ही उन पर वो क्रिएचर्स हमला कर देता है। इसलिए वो लड़की इन्हें लेकर अपने प्रैक्टिकल रूम में आती है। वो लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम नाडिया है और वो एक बायोलॉजिस्ट टीम की मेंबर है। वो बताती है कि मुझे स्लीपिंग चैम्बर से निकलकर 5 से 6 महीने हो गए हैं और वो तब से कीड़े खाकर जिंदा है। वो बताती है कि मेरे सारे टीम मेंबर मर चुके हैं, सिर्फ मैं अकेली बची हुई हूँ और मुझे भी तुम्हारे तरह स्लीपिंग चैम्बर से जगने के बाद इन क्रीचर्स के बारे में पता चला। इसके बाद ये लोग फिर से रिएक्टर की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां कई सारे स्लीपिंग चैम्बर मौजूद थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर स्लीपिंग चैम्बर खाली पड़े हुए थे। नाडिया बताती है कि वे क्रिएचर्स ज्यादातर यहाँ पर आते हैं और स्लीपिंग चैम्बर से निकलने वाले लोगों का शिकार करते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, तभी बाबर और नाडिया गलती से एक चिपचिपे पदार्थ में गिर जाते हैं। फिर बाबर जब वहां लाइट ऑन करता है तो वो लोग देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से इंसानों के हड्डियों से भरी हुई थी। लेकिन ये लोग वहां से निकल पाते तब तक वहां एक क्रिएचर आ जाता है, इसलिए ये लोग ना चाहते हुए भी उसी कचरे में छुप जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर इन्हें नहीं देख पाता और वहां से निकल जाता है। अब उस क्रिएचर के जाते ही बाबर तुरंत कचरे से बाहर निकल आया। बाबर नाडिया को भी वहां से निकालने लगता है, लेकिन तभी वहां छिपा हुआ वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर इन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहां मैन आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद नाडिया और बाबर तीनों मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं, पर तभी उस क्रिएचर के कई सारी साथी वहां आ जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स आकर उल्टा अपने ही मरे हुए साथी को खाने लगते हैं। यही अच्छा मौका देखकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। वह लोग एक पाइप से होते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को वहां एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं, जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो,
वो आदमी से पूछता है कि तुम सब लोग कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर बाबर कहता है कि हम शीप के रिएक्टर की तरफ जा रहे हैं। क्या तुम्हें रिएक्टर का रास्ता पता है? वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें रिएक्टर तक ले जा सकता हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खाने में कुछ बनाता हूँ। अब इनके पास कोई खाना नहीं था, इसलिए वो आदमी इन्हें अलगाई से सूप बनाकर देता है। अब उसे खाते हुए बाबर नाडिया से पूछता है कि आखिरकार वो क्रिएचर्स शीप में आए कैसे होंगे, जिस पर नाडिया कहती कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई बाहर से आए हुए जीव है। मुझे लगता है कि शिप के कुछ लोग ही क्रिएचर बन गए हैं। वह बताती है कि जब हम स्लीपिंग चैम्बर में थे तब हम सबको एक सिंथेटिक एंजाइम दिया जाता था, जिससे हमारा शरीर टेनिस ग्रह के एनवायरनमेंट के अनुसार बदल जाए, ताकि टेनिस ग्रह पर जाने के बाद हमारा शरीर वहां पर एडजस्ट हो सके। और शायद इसी सिंथेटिक एंजाइम का कुछ लोगों पर गलत रिएक्शन हो गया। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को अभी भी नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ क्या हुआ था। फिर वो आदमी इन्हें दीवारों पर बने चित्रों को दिखाते हुए कहता है, ये बात उस दिन से शुरू होती है जब हमारे शिप को लॉन्च होकर 7 साल हुए थे। तब रूल के हिसाब से शिप को टीम नंबर 4 संभाल रही थी। उन्हें शिप को संभालते हुए 1 साल हो गया था। लेकिन एक दिन उन्हें पृथ्वी से एक मैसेज आया, और वो मैसेज पृथ्वी का आखिरी मैसेज था, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी का पूरी तरह से अंत हो गया था। पूरी मानव जाति नष्ट हो गई थी। मैसेज में उन्हें बताया गया था कि अब सिर्फ एलिसियम स्पेसशिप पर आखिरी इंसान बचे हैं। अब यह खबर सुनकर उस टीम के गैलो नाम के मेंबर को बड़ा झटका लगता है, अब जिस वजह से पैंडोरम उस पर पूरी तरह हावी हो गया। अब उसे रोकने वाला यहां पर कोई नहीं था। पृथ्वी के साथ पूरा कानून, पूरे नियम सब चले गए थे। अब वो खुद के मर्जी का मालिक था। उसके जो मन में आए वो सब कर सकता था। वही गैलो का ये पागलपन देखकर उसके टीम के 2 मेंबर्स उसे रोकने लगे, लेकिन गैलो में अब पूरी तरह से पैंडोरम घुस गया था। वो उल्टा उन 2 मेंबर्स को ही जान से मार देता है। अब वो अपने आप को भगवान और अपने आप को ही शैतान मानने लगा था। वो इसके बाद स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे कई लोगों को बाहर निकालता है और उन्हें अपने बातों से बहकाने लगता है कि अब पूरी पृथ्वी खत्म हो गई है, अब यहाँ कोई कानून और भगवान नहीं है, इसलिए अब हम अपने मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। अब गैलो की बात सुनकर सारे लोग पागलपन पर उतर आते हैं। सारे लोगों पर पैंडोरम हावी हो जाता है। सब लोग अपना आपा खो देते हैं, और जिस वजह से लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगे, वो लोग पूरी तरह से जानवर बन जाते हैं। और इसी तरह इस खूनी खेल की शुरुआत होती है। गैलो कई साल इस खेल को खेलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद वो बोर हो जाता है और वापस जाकर अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो जाता है। लेकिन उसने जो खूनी खेल की शुरुआत करी थी, वो खेल तब भी चलता ही रहा, जिससे वो लोग नरभक्षी बन गए थे। और कई साल एक दूसरों का शिकार करते करते वो लोग पूरी तरह से एक खूंखार जानवर में बदल गए। अब जैसे ही इस आदमी की बात खत्म हुई थी कि तभी इन तीनों के ऊपर वहां से एक गैस आया, जिससे ये तीनों बेहोश हो गए। वही अब दूसरी तरफ हम पैटर्न को देखते हैं, जिसे अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। पैटर्न देखता है कि वो आवाज वेंटिलेशन से आ रही थी, इसलिए वो एक रोड लेकर वेंटिलेशन के पास आता है। लेकिन तभी वेंटिलेशन ट्यूब्स के बीच से एक आदमी बाहर निकलता है। मैं बता दूं कि ये आदमी और कोई नहीं, ये वही गैलो था जिसने इस खेल की शुरुआत करी थी। गैलो पैटर्न को देखकर उसे मदद की मांग करता है। अब पैटर्न सच्चाई से अनजान उसकी मदद करता है। वो उसे वेंटिलेशन से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिस पर गैलो उसे एक झूठी कहानी सुनाता है। वो पहले उसे पृथ्वी के नष्ट होने की खबर सुनाता है और बताता है कि ये खबर सुनते ही मेरे टीम के 2 मेंबर पैंडोरम के शिकार हो जाते हैं और वो दोनों सबको मारने लगते हैं, और जिस वजह से मैंने उन दोनों को मार दिया। अब पृथ्वी नष्ट होने की खबर जानकर पैटर्न को भी शौक लगता है और अब उस पर भी पैंडोरम हावी होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत करता है। वही दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं। उन्हें जब होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि उन्हें किसी ने रस्सी से उल्टा लटकाया हुआ है। दरअसल इसी आदमी ने इन्हें उल्टा लटकाया हुआ था। उसे देखकर ये तीनों तुरंत समझ जाते हैं कि यह आदमी अब इन्हें खाने वाला है, जिस पर बाबर उस आदमी से कहता है कि अगर हमने 1 घंटे में वह रिएक्टर ठीक नहीं किया तो शीप पूरी तरह से बंद हो जाएगी और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तब हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। यह सुनकर वह आदमी परेशान हो जाता है और इन तीनों को छोड़ देता है। लेकिन उसने बाबर की गन ले ली थी
वो आदमी इन्हें गन की टोक पर रिएक्टर की तरफ ले जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए वे लोग एक अलग जगह पहुंचते हैं। दरअसल वहां कुछ स्लीपिंग चैम्बर रखे होते हैं जिसमें स्पेसशिप में काम करने वाले लोगों की फैमिली मौजूद थी, लेकिन वहां भी स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद कुछ लोगों का शिकार उन क्रिएचर्स ने कर लिया था। बाबर के हाथ में उसकी पत्नी का फोटो होता है। उसे देखकर नाडिया बाबर से पूछती है कि क्या तुम्हारी पत्नी यहां पर है, लेकिन तभी बाबर को याद आता है कि उसकी पत्नी उसके साथ शिप में आई ही नहीं थी। दरअसल उसकी पत्नी शिप में नहीं आना चाहती थी, इसलिए बाबर को अकेले ही शिप में आना पड़ा था। ये बताते हुए बाबर की आंखें भर जाती है, क्योंकि उसे अब पता था कि पृथ्वी नष्ट होने के बाद उसकी पत्नी भी जिंदा नहीं रही। लेकिन तभी उसे पैटर्न के पत्नी का स्लीपिंग चैम्बर दिखता है, पर बदकिस्मती से वो चैम्बर खाली पड़ा था, जिसका मतलब था कि उसकी पत्नी भी उन क्रिएचर का शिकार हो गई। लेकिन अब बाबर को कुछ पुराने बातें याद आने लगते हैं और तभी उसे पैटर्न के बारे में कुछ बातें याद आती है जिसे सोच घबरा सा गया। लेकिन वो पहले रिएक्टर को ठीक करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वह तुरंत उन लोगों को लेकर रिएक्टर तक पहुंच गया, पर बदकिस्मती से रिएक्टर तक पहुंचने वाले पुल के नीचे वो सारे क्रिएचर सोए हुए थे। पर तब भी बाबर हिम्मत करता है और दबे पांव से उस पुल पर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वो पुल टूट जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से बाबर उन क्रिएचर्स में गिरने से पहले एक लोहे के हिस्से को पकड़ लेता है। अब वही मैन ने वो टूटा हुआ पुल पकड़ लिया था ताकि उसके नीचे गिरने से वो क्रिएचर्स उठ न जाए। अब उस टूटे हुए पुल से होकर नाडिया रिएक्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन उस रिएक्टर के बारे में सिर्फ बाबर ही जानता था और वो अकेला ही उसे रिसेट कर सकता था। अब बाबर नीचे गिरने से तो बच गया था, लेकिन वो चाह कर भी ऊपर नहीं जा सकता था। अब उसके पास सिर्फ उन क्रिएचरों के बीच से जाने का रास्ता बचा था। इसलिए अब वो धीरे धीरे होकर नीचे उन क्रिएचरों में आता है और वहां पड़ी उन क्रिएचर्स की खाल अपने ऊपर लगाता है ताकि वो क्रिएचर्स उसे पहचान ना पाए। जिसके बाद वो दबे पांव उनके बीच से रिएक्टर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी उस बेवकूफ आदमी के हाथ से टॉर्च नीचे उन क्रिएचर्स में गिर जाती है, जिस कारण वो सारे क्रिएचर जग जाते हैं। लेकिन तब तक बाबर ऊपर चढ़कर रिएक्टर तक पहुंच जाता है। अब वहीं पर मैन वो पकड़ा हुआ पुल नीचे गिरा देता है और वहां से भागने लगता है ताकि उन क्रिएचर्स का ध्यान बाबर से हटकर उस पर आ जाए। और इसी वक्त में बाबर उस रिएक्टर को पूरी तरह से रीसेट कर देता है और उस रिएक्टर को रीसेट करते ही उसमें से एक तेज ऊर्जा निकलती है, जिससे नीचे के मौजूद सारे क्रिएचर जलकर खाक हो जाते हैं। अब रिएक्टर की ठीक होने से पूरे शिप की बिजली वापस आ जाती है, लेकिन वह बचे हुए क्रिएचर्स नाडिया और बाबर का पीछा करने लगते हैं। वही मैन के सामने भी एक क्रिएचर आता है जहां उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन मैन आखिर में उसे मार देता है। उसी दौरान वहां उन क्रिएचरों की एक बच्ची आती है। मैन उस छोटी बच्ची को मासूम समझकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वो बच्ची मैन का गला काट के से जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर हम पैटर्न और गैलो को देखते हैं, जहां अब गैलो की नाक से खून आने लगता है, जिससे पैटर्न को समझ आता है कि गैलो पर भी पेंडोरम हावी हो रहा है। इसलिए पैटर्न उसे को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन निकालता है, लेकिन गैलो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने से लगती है। और उसी दौरान हमें कुछ अजीब चीज दिखती है, जहां पैटर्न और गैलो के हाथ पर सेम कोड लिखा होता है, पर तभी गैलो वो इंजेक्शन पैटर्न को लगा देता है और वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी को देखते हैं जो उन क्रिएचरों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उस आदमी के ठीक पीछे नाडिया और बाबर भी भाग रहे थे, लेकिन वो आदमी खुद की जान बचाने के लिए उस रास्ते का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे बाबर और नाडिया दरवाजे के दूसरी तरफ फंस जाते हैं, जहां अब उनकी तरफ वो क्रिएचर्स बढ़ रहे थे। जिसके बाद वो आदमी भागते हुए पैटर्न तक पहुंच जाता है। वो आदमी पैटर्न को अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी पैटर्न वो इंजेक्शन उसके आंख में घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब वो क्रिएचर्स बाबर और नाडिया तक पहुंच जाते हैं, पर तब तक वो दोनों किसी तरह से वो दरवाजा खोल लेते हैं और वहां से भागकर वो दोनों पैटर्न तक पहुंच जाते हैं, जहां पैटर्न उन्हें कंट्रोल रूम में चेयर पर बैठा हुआ दिखता है। तभी बाबर उस पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता कि तुम कौन हो, क्योंकि बाबर ने जब पैटर्न के पत्नी का स्लीपिंग चैम्बर देखा था तब उसे सब कुछ याद आ गया। उसे पता चल चुका था कि जिसे वो इतने देर से पैटर्न समझ रहा था वो असल में पैटर्न नहीं बल्कि कोई भेरूपिया था। अब बाबर के पूछने पर वो भेरूपिया बताता है कि वो पैटर्न नहीं, वो गैलो है, वही गैलो जिसने उस खूनी खेल की शुरुआत करी थी। तब उस वक्त गैलो जवान था। वो कई साल
उस खूनी खेल को खेलता है जिस दौरान उसकी उम्र बढ़ गई थी, और जब वो उस खेल को छोड़कर वापस स्लीपिंग चैम्बर में सोने गया था तब उसने पैटर्न को स्लीपिंग चैम्बर से निकाल कर मार दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर उस स्लीपिंग चैम्बर में सो गया था। और अब कई साल बाद वो स्लीपिंग चैम्बर से जागा तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, और इसी वजह से वो खुद को पैटर्न समझने लगा। लेकिन फिर से उसके ऊपर पैंडोरम हावी होने लगा, जिससे उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगी, जहां उसे अपना ही जवान रूप गैलो दिखने लगा। पर उस वक्त भी वो खुद को पैटर्न ही समझ रहा था, जिस कारण वो उसे कोई और समझकर लड़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे होकर उसे याद आने लगा कि वो पैटर्न नहीं बल्कि वो खुद गैलो है। अब वो फिर से पैंडोरम का शिकार हो गया था, इसलिए वो वापस अपने अधूरे मकसद को पूरा करने लगता है। अब उसकी असलियत जानने के बाद बावर उसे पूछता है कि अब इस वक्त हमारा शिप कहाँ है, जिस पर गैलो उन्हें शिप के बाहर का व्यू दिखाता है। वो लोग जब बाहर देखते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। उन्हें स्पेस में होकर भी कोई तारा नहीं दिख रहा था, जिससे वह अनुमान लगाते हैं कि वह स्पेस के गहराइयों में आ चुके हैं, जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब यह सुनकर बावर को शौक हो लगता है, जिससे अब उस पर भी पैंडोरम हावी होने लगता है, और यही अच्छा मौका देखकर गैलो उसे भी बहकाने लगता है, जैसे उसने कई सालों पहले बाकियों को बहकाया था। लेकिन बावर उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे पीटकर चुप कराता है। लेकिन उसी वक्त नाडिया बावर को शिप के बाहर का दृश्य दिखाती है, जहां वो देखते हैं कि उनके शिप के बाहर कुछ अजीब से जीव तैर रहे हैं। उसे देखकर वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि उनका शिप स्पेस में नहीं बल्कि पानी के नीचे है। अब उसी दौरान कंप्यूटर भी उन्हें बताता है कि शिप को धरती से निकलकर 923 साल हो चुके हैं, जिससे उन लोगों को समझ आता है कि उनका शिप वक्त पर यानी कि 800 साल पहले ही टेनिस ग्रह के समुद्र में लैंड हो चुका है। मतलब जो क्रिएचर्स अभी शिप में मौजूद है वो उस शिप के प्रवासी नहीं बल्कि उनके वंशधर है, यानी कि ये क्रिएचर्स उन प्रवासियों की बढ़ती हुई पीढ़ी हैं। गैलो तो खूनी खेल की शुरुआत करके स्लीपिंग चैम्बर में जाकर सो गया, लेकिन वही वो खूनी खेल चलता रहा। उन लोगों को दी गए एंजाइम की वजह से उनका बदलाव तेजी से होने लगा। उन लोगों ने इतने सालों में खुद को शिप के उस अंधेरे माहौल में रखने लायक बना लिया था। उनके पीढ़ी से पीढ़ी शिकार करते रहने से उनका शरीर भी उस तरह से विकसित हो गया, और आज 900 साल होते होते उनकी पीढ़ी पूरे क्रिएचर में बदल गई। अब यह सच्चाई सुनकर जैसे हमारे होश उड़ गए, वैसे ही बावर को भी यह सुनकर सदमा लग गया। उसका सर घूमने लगा, उसे अजीब अजीब हेलुसिएशन होने लगे, जिससे उसे वो क्रिएचर्स अपने आसपास दिखने लगे। यही मौका देखकर पैटर्न उस पर हमला करता है, लेकिन नाडिया बावर को बचाते हुए खुद पैटर्न से लड़ने लगती है। लेकिन पैटर्न उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी दौरान बावर को हेलुसिएशन होती है कि वहां कोई क्रिएचर आ रहा है, इसीलिए वह अपनी गन से वहां फायर कर देता है। लेकिन उसने असल में वहां के ग्लास पर फायर किया होता है, जिससे वह ग्लास टूट जाता है और बाहर का पानी तेजी से अंदर आने लगता है। अब यह देखकर बावर तुरंत होश में आ जाता है। बावर जल्दी से नाडिया को लेकर वहां से भागता है और उसके साथ अपने स्लीपिंग चैम्बर में घुस जाता है। लेकिन गैलो वहीं पर फंसकर पानी में डूब के मर गया। उसी के साथ शिप में मौजूद क्रिएचर भी पानी में डूबकर मारे गए। अब शिप में पानी घुसने के कारण शिप पानी में डूबने लगी। लेकिन उसी वक्त बावर अपने स्लीपिंग चैम्बर को शिप से इजेक्ट कर देता है, जिससे वो चैम्बर शिप से बाहर आकर पानी पर तैरने लगता है। जिसके बाद नाडिया और बावर चैम्बर से बाहर निकलकर अपने नए टेनिस प्लैनेट को देखने लगते हैं, जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिख रहा था। और वही अब शिप के अंदर पानी आने के कारण सिस्टम में ऑटोमेटिक इमरजेंसी लॉन्च हो जाता है, जिससे सभी जिंदा बचे लोगों के चैम्बर अपने आप बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों और भी खुश हो जाते हैं। और अब यहाँ खुशहाल मानव जाति की नई शुरुआत होगी, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।